नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी हो रहे समय 11:28 और 24 अगस्त 2021। अभी मैंने हिंदी मीडियम मूवी को फिनिश करा है और मुझसे रहा नहीं गया, काफ़ी रोया मैं। वीडियो के लास्ट का पार्ट जो लास्ट के 30 मिनट थे वो काफ़ी भावुक कर देने वाले थे। और वो व्यक्ति काफ़ी रो सकता है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो या फिर जिसने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के काफ़ी मुश्किलों का सामना किया हो। तो मेरी भी अनुभव कुछ इसी तरीके की थी। देखिए, बेसिकली पहले मैं आपको हिंदी मीडियम मूवी के बारे में बताता हूँ। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट इरफान खान जी, इनकी अधिकांश मूवी जहाँ तक भी नज़र जाती है, इनकी मूवी का एक मोटिवेशनल कॉर्नर रहता है। सामाजिकता, प्रेरणा, शिक्षा, इस तरीके की बातें इनकी फ़िल्मों में काफ़ी अक्सर देखी जा सकती है, जहाँ पे सामाजिक क्रांति का एक संदेश जाता हो। चाहे वो मदारी हो, चाहे वो और कोई भी मूवी हो, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा, लेकिन एक मदारी उनमें से सर्वश्रेष्ठ थी। एक शायद वेडनेसडे करके भी है, जो उसमें तो शायद नसीरुद्दीन शाह जी हैं, लेकिन इनकी मूवी काफ़ी समाज को जोड़ना, समाज को एक संदेश देना, ऐसी मूवी ये मोस्टली बनाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक संदेश वाला मूवी पे इन्होंने अभिनय किया और काफ़ी रिलेट कर पाया मैं। देखिए, मूवी का जो सीन है, स्टोरी है, वो कुछ इस तरीके से है कि एक रिच फैमिली के एक परिवार होता है, एक कपल होता है, इरफान खान और सारा नाम की एक हीरोइन होती है। फिल्म में उसका नाम मीता होता है, मिट्ठू कहते हैं उसे प्यार से। और काफ़ी स्वीट जोड़ी होती है, काफ़ी प्यारे लगते हैं, बेटी बड़ी प्यारी होती है। संजोग से दिल्ली के स्कूल, क्योंकि नाट्य रूपांतरण है तो मैं स्कूल का नाम ऐसा नहीं कहेंगे कोई असली स्कूल ही है, लेकिन दिल्ली के स्कूल के ऊपर ये घटना थी, पिक्चर थी। और ये दिखाया गया कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, कोटा लगाना पड़ता है। रीज़न बीइंग ये कि हर एक परिवार, हर एक अभिभावक ये सिक्योर करना चाहता है कि जो मेरे बच्चे पढ़ाई करें, जिस स्कूल में मैं उसको एडमिशन कराना चाह रहा हूँ, वहाँ पे उसे एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा संस्कार मिले। वो भी किसके ऊपर? बेईमानी के दम पर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके, कुछ पैसे एक्स्ट्रा घूस दे करके ये सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो ही जाए। और यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती है जब आप एक बहुतायत क्षेत्र में, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है बच्चों की, यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड सप्लाई जब ज़्यादा होती है, तो जब डिमांड ज़्यादा है, चीज़ें कम निकलने वाली है और आप उस चीज़ को ही मोटिवेट कर रहे हो, उसी चीज़ को आप पोषित कर रहे हो और आप अच्छे स्कूल नहीं बना रहे हो, तो अब भ्रष्टाचार स्वाभाविक है, वहाँ मारामारी होगी। अब समझ में आ रहा बड़े होने के बावजूद कि ये कैसी भेड़ चालते हैं कि यूनिवर्सिटी में लोग धक्के खा रहे हैं एडमिशन के लिए। क्या ज़रूरत है वहाँ से अप्रूवल लेने की? कौन होते हैं वो ये अप्रूव करने वाले कि हम आपको मान्यताएं देते हैं? क्यों आखिर? खैर, मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ले जाता हूँ स्टोरी पर कि स्टोरी में क्या सीन है। इरफान खान और उसकी जो पत्नी मीता है, वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। होता नहीं, क्योंकि बिज़नेस क्लास में जो नॉर्मल जनरल कोटा होता है, उसमें उनकी जो पेरेंट्स की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो भी जो है कंपलसरी होती है। बट इरफान खान की इंग्लिश अच्छी होती नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता, साड़ी की दुकान होती है। बट उसकी वाइफ काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, वो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन पापा नहीं हो पाते, यानी कि उसके मीता के हस्बैंड नहीं हो पाते, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और बिकॉज ऑफ पेरेंट्स उस बच्ची का, उनकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे कंसल्टेंट उनको सलाह देता है कि आप गरीब कोटा से एडमिशन करा सकते हैं और आपको जो है सारी चीज़ें फर्जी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और आपको पता है भारत में फ़र्जी चीज़ें होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर ही लेते हैं लोग, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं। और वेरिफिकेशन अगर होने भी जाती तो ज़्यादा पैसे दे के वेरिफिकेशन भी ख़त्म करवा देते हैं। तो यहाँ पे इरफान खान और उसकी पत्नी ने ये चाल चला। भारत नगर, जो कि एक नाट्य रूपांतरण का एक जगह है, वहाँ पे ये फैमिली रहने जाती है और वहाँ पे वो गरीब लोग जो उनके साथ आसपास के पड़ोसी हैं, उनकी दरिया दिली देख के बाद पिघल जाते हैं, क्योंकि वो लोग पैसे से अमीर नहीं होते, लेकिन उनका जो दिल होता है वो काफ़ी अमीर होता है। उसका एक पड़ोसी खास बन जाता है जो अपने एक्सीडेंट करवा करके उसके बच्चे के एडमिशन के लिए गरीब कोटा से 20-25 हज़ार रुपये की ज़रूरत करवाता है। तो बच्चे के एडमिशन के लिए कोई पड़ोसी जहाँ उसका एक्सीडेंट करवा रहा है ताकि जो एक्सीडेंट कर रहा है वो पैसे दे सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इरफान खान और उसकी पत्नी को ये लगता है कि चलो भाई, नाटक पूरा हुआ, जो भी हमने गरीबी में कुछ दिन गुजारे कंप्लीट हुआ, अब हम जो है अपने मूल निवास स्थान पे चलते हैं। किसी कारणवश जो है
जो वो उसका पड़ोसी होता है वो उसके घर तक पहुंच जाता है, और काफ़ी एक्टिंग करने के बावजूद इरफान खान इस चीज़ को बताने में नाकामयाब हो जाता है कि वो वहाँ का मालिक नहीं, नौकर नहीं, मालिक है, क्योंकि उसकी जो मूल नौकर है वो आके भंडा फोड़ देती है। और इससे पहले जो है इरफान खान उसकी पत्नी को ये लगा कि भाई क्योंकि हमने गरीब कोटा में अपने बच्चे का एडमिशन कराया है तो हमने किसी की सीट खाई है, तो जिस स्कूल में उसके पड़ोसी के बच्चे का एडमिशन हुआ था यानी गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का संकल्प लेते हैं वो कपल, इरफान खान और मीता, और काफ़ी सही कर देते हैं। शिक्षा अच्छी हो जाती है, टॉयलेट बाथरूम बनवा देते हैं, ईंटें लगवा देते हैं, जो बारिश का पानी चूता है वो लगवा देते हैं, सीटें लगवा देते हैं। तो जो उसका पड़ोसी था उसको लगा कि मेरे बच्चे इतने अच्छे पढ़ रहे हैं, इसलिए कौन किसको श्रेय जाता है। तो फिर वहाँ के प्रिंसिपल ने इरफान खान का घर का पता दे दिया। फिर वहाँ से उसका इंट्रैक्शन हुआ और इरफान खान को पता चल गया कि भाई अब तो आज गए पानी में। तो जब भंडा फूटा तो उसके पड़ोसी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ वो वास्तव में गरीब है, वो वास्तव में ऐसा है। तो भाईचारे के नाते उसने ऐसा किया, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि जल पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीट के बदले जो है उसने किसी गरीब का हक मारा था, चाहे वो उसके बच्चे का होता है किसी का भी होता है। और वो वहाँ से प्रतिशोध की भावना से बाहर निकला गया वहाँ से, और उसने बोला कि मैं प्रिंसिपल को बता दूँगा। जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे इरफान खान की बेटी मिल जाती है, उसको शामू अंकल कह के जो है हेलो करती है, हाय करती है, गले मिलती है। तो उसको दया आ जाती है, उसको लगता है कि यार मेरे ये दुश्मनी इरफान खान से है, मेरे साथ इसने गलत किया, लेकिन इस बच्ची का क्या है, ये बच्ची भी तो मेरी बच्ची जैसी ही है। तो फिर वो यहाँ से निकल जाता है इरफान खान और उसकी मीता को बोलते हुए। तब तक वो स्कूल आ जाते हैं कि मेरी बेटी यहीं पढ़ेगी और कोई इसको निकाल नहीं सकता। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मन की प्रतिशोध की जो अग्नि होती है वो शांत हो जाती है। इरफान खान को नहीं रहा जाता है, वो खुद जाता है प्रिंसिपल के पास जाता है और बता देता है कि ऐसा ऐसा। और बात करने के बाद प्रिंसिपल से उसको पता चलता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये बिजनेस माइंडेड है बेसिकली, और जो पैसे देते हैं उसको प्रायोरिटी पे रख लेते हैं लोग, उसको एडमिशन करवा ही देते हैं, सीधे नहीं लेते, लेकिन बैकेंड से हो जाता है। इरफान खान ने किसी तरीके से स्टेज परफॉर्मेंस में अपनी बात सबको रखी, लोगों को बुरा लगा, लेकिन कभी कोई इसे नहीं सोचा नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरीवन वांट्स टू सिक्योर हिज एंड हर लाइफ एंड हिज चाइल्ड टू। बट लोग भूल जाते हैं कि भाई जिस तरीके से आपने संघर्ष किया अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर आप अपने बच्चों को इस संघर्ष की भावना नहीं दोगे, हर चीज़ सोचोगे कि उसको आराम से सारी चीज़ मिल जाए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपको अपने बच्चे को ऐसा डिपेंडेबल नहीं बनाना चाहिए, आप उसे ऐसा बनाओ कि वो हर परिस्थिति में अपने को सर्वाइव कर सके, ना कि ये कि भाई स्कूल अच्छा मिल गया तो अब ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। नो, वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस फिल्म से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? बेसिकली जो मुझे शिक्षा मिली वो ये कि मैं अपने जीवन काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गरीब बच्चे हो या किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर जो स्कूल शिक्षा से वंचित हो, शिक्षकों से वंचित हो, ईंट मरम्मत का जिसको काम की ज़रूरत हो, वहाँ पे मैं अपना योगदान दूँ। जिस चीज़ की भी मेरे पास संपन्नता हो, अधिकता हो, मैं उस चीज़ के लिए सहयोग करूँ। बेसिकली मैं ये बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं अपने आप को मैं संबोधित कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने शरीर को संबोधित कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अहम भाव है या फिर अहंकार भाव है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि हम सब जो कुछ भी करते हैं वो बेसिकली एक प्रयोजन होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जिसके मात्र हम माध्यम बनते हैं, निमित्त मात्र बनते हैं। अब कल को कोई ये कह दे कि यार ये चीज़ मैंने करी है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि हम जो करते हैं उसमें पूरा योगदान हमारा भी नहीं होता। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड कंट्रीब्यूशंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ये भावना है कि मैं ऐसी चीज़ें कुछ करूँगा इन फ्यूचर, और कोशिश करूँगा कि अभी भी ऐसी चीज़ें कुछ हो पाए। तो ये शिक्षा मिली, और ये भी पता चला कि देखिए भारत में एडमिशन के लिए किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गरीब का कोटा भी खा जाते हैं लोग। ऐसे ही OBC SC ST कॉलेज एडमिशन में भी ऐसा ही होता है। खैर मैं आपको बताता हूँ अब मेरी स्टोरी। बात थी 10वीं की, राधा पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा था, उसको मान्यता नहीं थी 10वीं तक। तो वो 9वीं 10वीं की मान्यता या तो महाराणा प्रताप से या फिर कार्ल होवर स्कूल से करवाता था। लास्ट टाइम जब हम पास हुए थे 2012 में, तो कार्ल होवर स्कूल से मान्यता हमें मिलती थी कि हम यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं। वहाँ पे मुझे दिल्ली जो हमारा रिज़ल्ट आया था CGP होता था,
ग्रेड परसेंटेज ऐसा कुछ होता था। तो 8.4 CGP से मैं अपने क्लास में टॉप किया था, और वो उस खुशी ने मुझे काफ़ी बल दिया, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि पेरेंट्स की उस टाइम पे जो सिचुएशन थी या उस टाइम पे जो हमारी कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि हम एक प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी फ़ीस दे पाते। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनमें से किसी ने भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। लेना चाहते थे बट मार्क्स अच्छे नहीं थे। सो अल्टीमेटली सिर्फ एक मैं ही था यूनिक जिसने पूरे क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। और नोएडा सेक्टर 22 से न्यू कोंडली महबूबिया फेज़ 3 के सामने पेट्रोल पंप के सामने जाना है, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ता है और लड़की लड़कों दोनों वाला स्कूल है। तो हम 12 बजे 1 बजे चिल्चिलाती धूप में जाते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उस स्कूल में एडमिशन कराने के पीछे की कहानी, हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि बिज़नेस जॉब के दौरान ही फैमिली से टच में आए, दीक्षित अंकल जी। तो उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से, जहाँ वो पहले रहते थे, उनको अप्रोच करा कि आप हमारे रिलेटिव के बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। एक्चुअली ही वाज सो ऑनेस्ट एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब उनकी जो पर्सनालिटी मैं बताऊं कि वो ऐसे व्यक्ति कि अगर किसी को अपना मानते तो उसके वो दुख को देख नहीं पाते, तो उसकी वो मदद करने को हमेशा आतुर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी। उन्होंने मुझे याद है कि 10th में मुझे सेकंड सेमेस्टर में यूलाइक भी दिलाया था। अगर ऐसे आपके पास कोई रिलेटिव होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बट कुछ डिमेरिट भी होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती है, कई बार इग्नोर भी नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, ये चीज़ उनका जो उपकार है शिक्षा के रूप में अतुलनीय और काफ़ी अभूतपूर्व रहा है। मतलब उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है कि 11th-12th में जो एडमिशन है उसमें डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, दीक्षित अंकल का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर वो अप्रोच ना करते, क्योंकि उनके पास दिल्ली का एड्रेस था, तो शायद आज मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। मतलब किस्मत पता नहीं कहाँ ही ले जाती। तो दीक्षित अंकल ने अपने लैंडलॉर्ड मनीराम जी नाम है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, धनीराम मनीराम, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको अप्रोच करा एंड ही राइट्स अ लेटर विथ हिज इलेक्ट्रिक बिजली बिल के साथ, और एज अ गारंटर मुझे बताया कि ये हमारे यहाँ इतने साल से रह रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा उपकार होता है जो शायद आप नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि उनके तो बच्चे हमारे से काफ़ी बड़े हैं, उनके बच्चे भी हमसे 5-10 साल छोटे ही होंगे। तो बहुत बड़ा उपकार करके वो चले गए। और आज जब भी वो लेटर मेरे सामने आता तो मुझे आँख में आंसू आ जाता है कि बताओ, जिसको ना मैंने कभी देखा ना सोचा, उन्होंने किस किस तरीके से एक प्रयोजन रचा मेरे एडमिशन कराने को लेकर के। वहाँ जाने के बाद भी मेरी लड़ाई कम नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि वो स्कूल काफ़ी पास था नोएडा से, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आए थे। और मेरा जो एडमिशन हुआ था, जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, वैसे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में 8.4 मतलब कि 10 CGP वालों को पहला एडमिशन, 9 CGP वालों को दूसरा एडमिशन, और 8 से लेकर 9 वाले CGP वालों को ऐसा ही कुछ था, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसा कुछ था। तो थर्ड राउंड में मेरा हो गया बेसिकली। और एडमिशन जो हुआ था मेरा जुलाई के टाइम पे ही शायद हुआ था, और मुझे याद है कि अगस्त में हम लोगों के क्लासेस स्टार्ट हुई थी, शायद अगर गलत ना हो तो। एडमिशन होने के बाद बहुत सारी अभूतपूर्व घटनाएं घटी, जैसे कि वहाँ पे हिंदी में ओथ लिया जाता था। हम प्राइवेट स्कूल में, राधा पब्लिक स्कूल में जब ओथ पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे इंडिया इज़ माई कंट्री, ऐसे हाथ ऐसे करके, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडिया आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। और वहाँ पे मैं वचन देता हूँ, हम वचन देते हैं, हम भारत माता को सौगंध देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत फ़नी लगता था कि यार ये कैसी दुनिया में मैं आ गया। मतलब एक स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया था बेसिकली। वहाँ पे ओथ जो पढ़ रहे 1 किलोमीटर, मतलब उसको मैं 1 किलोमीटर ही बोलता था उस टाइम पे, इतनी लंबी लाइन थी कि वो शायद एकड़ या गज़ या फिर एक कुतुब मीनार, 1.5 कुतुब मीनार के बराबर की हाइट थी वो बेसिकली, काफ़ी लंबी हाइट थी। तो इतने सारे बच्चे, मतलब 70 बच्चे होते थे, 70-80 बच्चे होते थे क्लास 11-12 में, और धूप में वो भी खड़े रहना पड़ता था, एक के पीछे एक, वो भी डिस्टेंस लेकर के। और आप ज़मीन पे बैठना चाहो तो आपको क्या करना पड़ता, जूते पे बैठना पड़ता था। लोग अपनी बोरियाँ लाते थे, पन्नी लाते थे, गत्ते लाते थे, कुछ लोग तो पॉलीथीन को सील के लाते थे। तो
कई बार क्या होता था कि प्रेयर के टाइम पे गणेश प्रसाद जी हमारे प्रिंसिपल होते थे, तो वो लंबी लंबी बातें सुनाते थे और उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रह गई, क्योंकि मैं उनकी बातों को बहुत सुनता था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब हैं भी या नहीं हैं 2021 24-25 अगस्त तक, आई डोंट नो, लेकिन उनकी बातें आज तक मुझे कानों में सुनाई देती है। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, और उस बात को मैंने गांठ बांध ली, क्योंकि उससे पहले मैं सुनता नहीं था। उस बात को मैंने गांठ बांधा। उन्होंने एक बात कही थी कि बच्चों, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे सुनने की वजह से है। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। कहने का मतलब ये कि जो जितना अच्छा सुनेगा, जितना शांति से सुनेगा, धैर्य से सुनेगा, पेशेंस रखेगा, वही इतना अच्छा एक्शन ले सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, वक्ता बन सकता है। तो उनकी बातों ने काफ़ी एक मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिज्म वाला मैसेज दिया। और मैं कहूँगा कि जो कुछ भी हो, मैं एक गलत भाव, एक गिल्टी फीलिंग के साथ मैंने एडमिशन लिया था। ये बात सही है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू माई क्लासमेट्स आई फील वेरी ऑकवर्ड कि यार हाय, मैं पैदल जाता हूँ धूप में। पैसे मिलते थे 10-20 रुपये कभी कभी, छोटा भाई तो जज के ले लेता था, मैं नहीं लेता था, क्योंकि मेरे को हमेशा घर में टेंशन ही दिखाई देता था और टेंशन सुनाया जाता था। गरीबी वाले हालात में हमेशा दिखाया गया कि हम बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे मतलब जो बड़े हाय हाय करते हैं, दया दया दिखाते हैं, बहुत पिटी सा फील कराते हैं, रोने वाला मुंह दिखा देते हैं, तो उनसे कुछ लिया नहीं जाता। तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स की हालत थी, रोते दिखाते कि हम बड़े प्रॉब्लम में हैं, ये है पैसे की दिक्कत, तो मेरे को मांगा ही नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने कैसे फ़ीस दी है, बचपन से कैसे पढ़ाई करें, टाइम पे फ़ीस ना देना, टाइम पे किताब ना आना। मेरे साथ छोटे वाले का तो चलो ठीक था, तो मैं नहीं मांग पाता था, तो मैं पैदल जाता था। और हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, गुलशन कुमार के गानों को सुनते हुए, शिव मंदिर को होते हुए, स्मृति वन को होते हुए 2-3 मंदिर आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था नज़ारा। और मैंने 2 साल जो है पैदल निकाले। अगर डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो करीब 2.5-3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आप कह सकते हैं। टोटल 3.5 किलोमीटर होगा कि मैं एक टाइम, यानी कि 7 किलोमीटर मैं रोज़ चलता था, आते टाइम जाते टाइम। और जो जूते थे वो भी दीक्षित अंकल ने फौजी वाले दिए थे, तो बहुत उपकार किया कहीं ना कहीं मेरे ऊपर। वहाँ की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। जैसे वहाँ पे बेंचेस नहीं होते थे, तो हम जो दूसरी क्लासेस से बेंचेस लेकर के आते थे बैठने के लिए। बेंचेस अगर ना मिल पाता था तो फिर चद्दर या फिर बोरा या फिर पन्नी वन्नी लेकर के आते थे। बाहर पन्नियाँ भी मिलती थी बैठने के लिए। टॉयलेट नहीं होता था हमारे यहाँ, तो हमें जो है बाहर खुले में करना पड़ता था। शर्म लगता था कि कोई बालकनी से हमें देख ना ले। इसी टॉयलेट के चक्कर में एक बार जो है मैंने टीचर वाला यूज़ कर लिया। मैं टॉयलेट कर रहा था कि एक टीचर ने मुझे पीछे से कान पे बहुत तेज़ मार दिया। और एक कवि हैं, मुझे याद नहीं आ पा रहा, बट बहुत गुरूर उनके अंदर, बहुत अहंकार। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कविता, ऐसे गुरूर का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे आपको बेसिक ज्ञान नहीं है। खैर, उनके ज्ञान पे क्या ही सवाल उठाना। बट हाँ, ये बात भी सही है कि हर स्कूल में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे आलसी, मक्कार या फिर बेईमान, भ्रष्टाचारी के टीचर थे जो पैसे दे करके आ गए थे, लेकिन उनको आता कुछ नहीं था, टाइम पास करते थे और पढ़ाते ही नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैसे देकर आए थे लेकिन पढ़ाने की कोशिश करते थे। और मैं अपने क्लास टीचर को कैसे भूल सकता हूँ, केपी सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। उनकी बातें, उनकी आवाज़, बुलंद आवाज़, एकदम अमरीश पुरी जैसे बेजोड़, बेमिसाल, बहुत ही अच्छे शख्स, बहुत ही अच्छी शख्सियत। नहीं भूल पाया मैं, और पता नहीं शायद नंबर होगा या नहीं होगा, कहाँ पे होगा देखना पड़ेगा। बट काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी अच्छी मोटिवेशन देते थे। ये कुछ हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में मेरे साथ, तो इसीलिए मुझे हिंदी मीडियम काफ़ी पसंद आई। और मैं रेकमेंड करूँगा हर किसी को कि देखिए, हम ना ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी थॉट्स इंडिपेंडेंट नहीं रख रहे हैं। मैंने कई बार इस बात का जिक्र करा है। वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स विथ प्योर एंड सोल। आवर थॉट्स आर जस्ट मिक्सचर ऑफ 2 or more पीपल एंड आवर सराउंडिंग। मतलब आसपास की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी थोपी हुई विचारधारा हैं, उसको सही सच मान करके हम उसको ही
अपनी विचारधारा, अपने शौक़, अपनी इच्छाएं मान लेते, जबकि वो सही नहीं है। और इनसिक्योरिटी इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। आप लाख कहीं का एडमिशन करा लो, बच्चा वही बनेगा जो उसकी किस्मत में लिखा है, जो एफर्ट लिखा है। कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में निकल के कुछ भी कर जाते हैं। बट हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा हर एक उसको जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। जैसे मैं चाहता था मेरा एडमिशन केवी में हो जाए। मुझे अपने टाइम में केवी काफ़ी पसंद आता था। केवी हमारे घर के पास था, क्रिकेट खेलने का मौका, डांस, म्यूज़िक, सो बचपन से केवी पसंद था। क्योंकि एक बार पापा मम्मी के साथ किसी ने पार्टी पे बुलाया था, तो वहाँ पे वेंगा बॉयज़ वी लाइक टू पार्टी वाला गाना बजा था और डीजे वीजे के साथ, तो बहुत अच्छा लगा था वो। शायद वो शादी थी तो उसी स्कूल के गार्डन में हुई थी, तो पता चला था कि केवी का स्कूल है, तो मुझे बहुत अच्छा लग गया था उस टाइम से केवी। बट होप सो कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये फील करना चाहिए कि हमारे जो डिसीज़न है या हम जिस जगह पे भी जाएं, उसी जगह को स्वर्ग बना दें, उसी जगह को इतना सुंदर बना दें कि उस जगह आने को लोग तरसें, उस जगह एडमिशन करने को लोग तरसें। गवर्नमेंट स्कूल में मुझे भी आज भी याद है कि एक फ्रेंडली माहौल बन गया था। स्कूल ना जाने मेरे को बड़ा ख़राब लगता था, क्योंकि एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। वहाँ जाता था, हंसी मजाक होता था, कंपटीशन होता था। आर डी शर्मा निकालते थे हम लोग, आर डी शर्मा, प्रदीप, ABC, OP टंडन केमिस्ट्री, तो बहुत मज़ा आता था। एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल बना गया था गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा लगता था कि कहाँ हम लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। पांडे जी, चौबे जी, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते थे। मुझे भी पंडित जी ही बोलते थे, क्योंकि मैं पंडित वाली बातें करता था। तो ये था कुछ अपना एक्सपीरियंस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। और 12th में मेरे जो परसेंटेज हैं वो 72 आए हैं, आर्ट्स को अगर जोड़ दें, और अगर आर्ट्स को नहीं जोड़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन को जोड़ते हैं, तो 67.6। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पेंटिंग को नहीं लिया कॉलेज एडमिशन में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे नुकसान हो गया जल्दबाजी में। ये सब था मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली स्कूल का। आने वाले टाइम पे वैसे गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सारांश में बता दिया, कुछ खास है नहीं, कुछ किस्से याद हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी बताएंगे। बट हाँ, मैं रेकमेंड करूँगा हिंदी मीडियम ज़रूर देखिए, और प्लीज़ कोशिश करिए कि जो ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स है ना, उसकी डिपेंडेंसी कम हो, और हमारे बच्चे हमारे जैसे रिलेटिव अच्छे एजुकेटिव लोगों से ही पढ़ लें। घर में संस्कार सीखे बच्चा, नैतिक संस्कार, मोरल वैल्यूज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिस थिंग्स आर नॉट टू बी इंडल्ज इन कोर्सेस एंड करिकुलम सिलेबस। ये ऐसी चीज़ें जिसे आप लाइफ को जीते जीते कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको सिलेबस में ऐड ना करके, स्कूल कॉलेज में ना करके, पहले ही घर पे ही सिखवा ले, ज़्यादा बेटर है। वो चीज़ें वो बोझ वाली बन जाती है। ये मेरा अपनी ओपिनियन है, आपका क्या हुआ आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, क्योंकि रात हो गई है, कल ऑफिस जाना है और 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।